नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भाई बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुई हूं। इसके अंतर्गत मैंने आपको हिंदी वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम बताए हैं और अब जो मेरा नया टॉपिक है वो है विशेषण। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा को एक लाइन में समझेंगे कि दुनिया में जितने भी नाम हैं, यहाँ तक कि दुनिया नाम भी संज्ञा ही है। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी का नाम मोहन है और मोहन ना कह करके हम उसको तू, तुम, वो, वह ये कहें तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे कि यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। यानी कि विशेषण जो शब्द बताते हैं वो संज्ञा के आकार को, रूप को, गुण को, स्वभाव को, स्थिति को और अवस्था को दर्शाते हैं। जैसे कि संख्या, वहाँ 4 लड़के बैठे थे, ठीक है। आकार, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। यहाँ पर छड़ी की जो विशेषता है वो ये है कि लंबी है और लड़के बैठे हैं तो उनकी विशेषता ये है कि वो 4 लड़के हैं। अवस्था, श्याम 10 वर्ष का है, यानी कि श्याम की जो आयु है, अवस्था है, वो 10 वर्ष की है। रूप, राधा सुंदर लड़की है। गुण, उसका कोट पुराना है, यानी कि पुराना क्या है, कोट है। स्वभाव, अवनीश जी मिलनसार व्यक्ति हैं, यानी कि स्वभाव क्या होता है, मिलनसार होता है। स्थिति, शीला उनकी लाडली बेटी है, यानी कि शीला की उसके घर में क्या स्थिति है कि वो अत्यधिक लाडली है। तो ऊपर के वाक्यों में विशेषण लाल अक्षरों में मैंने दर्शाया है, आप लोग इसको भली प्रकार समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। विशेषण के साथ 2 प्रमुख बातें जुड़ी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, विशेष्य और प्रविशेषण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विशेष्य क्या है। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। यथा, जैसे कि मोहन सुंदर बालक है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि इस वाक्य में बालक विशेष्य है क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बतलाता है। ध्यान से देखिए, मोहन सुंदर बालक है, यानी कि बालक क्या है, बालक तो बहुत सारे होंगे लेकिन जो मोहन बालक है वो सुंदर है, यानी कि सुंदर क्या है, प्रविशेषण है। आगे देखते हैं। कभी कभी विशेषण की विशेषता बतानी पड़ती है। इस काम का पूरा विश्लेषण संपन्न करता है, ठीक है। कौन संपन्न करता है, प्रविशेषण। उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। देखिए, इसके पहले वाले वाक्य में मैंने बताया कि बालक सुंदर है, लेकिन अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसमें लिखा गया है कि कृष्णा बहुत सुंदर है, यानी कि कृष्णा है, सुंदर है, वो उसकी विशेषता है, लेकिन बहुत सुंदर है, यानी सुंदर के आगे ये चीज़ लगा है कि कितना सुंदर है, यानी बहुत सुंदर है। तो यहाँ सुंदर विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत शब्द सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः बहुत शब्द का प्रविशेषण है। समझ गए, यानी कि जो सुंदर शब्द है उसका प्रविशेषण क्या है, बहुत। प्रत्येक विशेषण के साथ प्रविशेषण का होना आवश्यक नहीं है, हमेशा ये नहीं होता है कि विशेषण के साथ प्रविशेषण लगा ही हो। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक, जब वह विशेष यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले यानी पूर्व में प्रयुक्त है, और दूसरा जब वह विशेष के पश्चात यानी कि बाद में आता है। पहली स्थिति में विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। अगर वो संज्ञा के पहले आया है या सर्वनाम के पहले आया है तो उसको क्या कहा जाएगा, विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहा जाएगा। अब हम इसको वाक्य के माध्यम से समझेंगे। झूठी बात मत बोलो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि क्या बोली जा रही है, बात, लेकिन किस प्रकार की, झूठी। दूसरी स्थिति में वह विशेष के बाद आता है, अतः विधेय विशेषण हो जाता है, ठीक है।
विधेय मतलब जो कार्य किया गया है। यथा वो बात झूठी थी, यहाँ पर क्या हो गया, बात के पीछे झूठा शब्द लगा है। पहले वाले वाक्य में क्या था, बात के आगे झूठा शब्द लगा था। तो जब भी जो बताया जा रहा है विशेषण, अगर वो विशेष्य के पहले लगता है तो वो विशेष्य विशेषण होगा या उद्देश्य विशेषण होगा, और अगर विशेष्य के बाद में लगता है तो वो क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। अब उम्मीद है कि उतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। विशेषण के 4 भेद हैं और यहाँ नाम के लोग लिख गए हैं, तो ये गलत है, ये इतना आपको पढ़ना है। विशेषण के 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं जानते हैं उनको। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इनको थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और मैं आपके समक्ष सेंटेंस यानी कि वाक्य के माध्यम से लाई हूँ, जिससे आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं। वे विद्वान व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर व्यक्तियों का गुण क्या है कि वो विद्वान है। सोहन दुष्ट लड़का है, तो सोहन का दोष क्या है कि वो दुष्ट है। रूप, वह बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ पर लड़की की सुंदरता यानी रूप की प्रशंसा की गई है। आकार, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। कौन इधर आ रहा है, मोटा आदमी। मोटा क्या है, आकार है। दशा, दीनू दुर्बल व्यक्ति है, यानी कि दीनू की दशा क्या है कि वो दुर्बल व्यक्ति है। परिमाणवाचक विशेषण, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। पहले परिभाषा जान लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा, मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे 2 किलो चावल दे दो, 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, यह गाय बहुत दूध देती है। अब इसको स्पष्ट ऐसे करेंगे कि माप तौल बताने वाले सभी विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है जीवन भर, दूसरे वाले में थोड़ी, तीसरे वाले में 2 किलो, चौथे वाले में 1 मीटर और 5वें वाले में बहुत। तो ये जो भी पर्पल कलर से लिखे हुए शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर करके ऐसे ही पूछा जाता है कि जीवन भर किस प्रकार का विशेषण है, तब वहाँ आपको लगाना पड़ेगा कि परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। आगे चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। निश्चित परिमाणवाचक, यहाँ पर एक मात्रा मिस्टेक से नहीं लगी है, मैं लगा देती हूँ। ये परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को पहले समझेंगे। जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित मापतौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, तो यहाँ पर निश्चितता क्या है, आटा कितना है, हमको पता है कि आटा केवल 4 किलो है। 2 मीटर कपड़ा, हमें पता है कि कपड़ा कितना है, 2 मीटर। 10 तोला हींग, हींग कितनी है, 10 तोला। यहाँ पर निश्चित है कि जो विशेषण हमारा है, जो विशेषण शब्द है, उसमें परिमाण निश्चित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण, ठीक है, निश्चित मापतौल ज्ञात ना हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभागार में बहुत आदमी थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत का मतलब ये होता है कि 1 से अधिक होंगे, है ना। यहाँ पर कोई काउंटिंग आपको नहीं है कि 10 थे कि 12 थे कि 50 थे या 100 थे, बहुत थे, बहुत में कितने भी हो सकते हैं। मेले में अनेक पशु पक्षी थे, यहाँ पर भी कोई मतलब बताया गया, अनेक मतलब बहुत सारे, यानी कि बहुत से भी ज़्यादा,
है ना। तो यहाँ पर बहुत और अनेक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषताएं बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सार्वनामिक जब हमें किसी का नाम ना पता हो और उसके जगह पे हम यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम शब्द है। और जाहिर सी बात, सर्वनाम शब्दों से जब विशेषता बताई जाए तो वो क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण होंगे। उदाहरण में समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यह आदमी विश्वासी है। यह कौन? यह मतलब सर्वनाम। सर्वनाम मतलब विशेषण, क्योंकि यहाँ पर यह का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। यानी कि आदमी विश्वासी है। कौन सा? यह आदमी विश्वासी है, यानी कि यह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण हुआ। इसी तरह से ये लड़के कहाँ जा रहे हैं? ऐसा आदमी तो देखा नहीं। मेरा घर इसी शहर में है। आपका पत्र मिला। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में यह, ऐसा, मेरा, आपका सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर, पत्र की विशेषता बतलाते हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। आपको मैंने सर्वनाम की डिफिनीशन में बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और यहाँ पर जो सार्वनामिक विशेषण हैं वो सर्वनाम शब्दों से ही बने हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से चीजें बहुत स्पष्ट होंगी, ध्यान दीजिएगा। यह आदमी चोर है। ठीक है, यह लोग भले हैं। कोई व्यक्ति आया था। ऊपर के वाक्य में यह, ये, कोई सर्वनाम के मूल रूप हैं, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और क्रमशः आदमी, लोग और व्यक्ति की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। यानी कि ये जो यह, ये, कोई, ये क्या है? सर्वनाम की मूल अवस्था है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए इनको मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। आगे देखते हैं यौगिक। यौगिक सार्वनामिक विशेषण को समझ लेते हैं। सर्वनाम क्यों सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सर्वनाम, यहाँ पर क्यों गलती से लिख गया है, आप लोग देखिए इस चीज को। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यथा, ऐसा लड़का मिलना कठिन है। कैसा सामान लाए हो? तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि वाक्य में ऐसा, कैसा, जैसा यौगिक सर्वनाम क्रमशः लड़का, समान, आदमी की विशेषता बतलाते हैं। अतः ये सभी यौगिक सर्वनाम हैं। मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना, अपना आदि यौगिक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं उपस्थित हैं। तीसरा आदमी कहाँ गया? वे दोनों स्कूल गए। हर एक आदमी ईमानदार है। वाक्यों में 3, 4, तीसरा, दोनों, हर एक, ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं ये संख्यावाची विशेषण है। नाम से ही स्पष्ट है, संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जहाँ पर संख्या पता चल रही हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हमारी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। गणनावाचक,
जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गणना योग्य हों उन्हें गणनावाचक कहते हैं। जैसे पूर्णांक बोधन का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। 2 आदमी जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि पूर्णतया प्रकट हो रही कि आदमी कितने हैं, 2। अपूर्णांक बोधक, यहाँ पर आधा किलो दाल मिली, यहाँ पर आधा शब्द क्या है, अपूर्ण है, यानी कि यहाँ पर ये होता कि 1 किलो दाल मिली तो ये पूर्णांक बोधक सर्वनाम हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ आधा किलो की बात हो रही है तो ये अपूर्णांक बोधक सर्वनाम का उदाहरण है। ऊपर के वाक्यों में 2 संख्या पूर्णांक बोधक रूप में आदमी संज्ञा की विशेषता व्यक्त करती है और आधा अपूर्णांक बोधक संख्या है। यह दोनों संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं क्रमवाचक। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं, यानी कि नंबर जो बताते हैं, क्रम बताते हैं, उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला आदमी, तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिए कि पहला आदमी, तीसरा आदमी और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। इस सेंटेंस को पढ़ करके हमें पता चलता है कि तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे, यानी कि क्रम बताया जा रहा है कि आदमी क्रम से खड़े हैं। पहला खड़ा होगा, फिर दूसरा खड़ा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, है ना, और एक दूसरे से पीछे रहने की बात की जा रही है, तो क्रम पता चल रहा है। आवृत्तिवाचक। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति, ठीक है, यानी कि आवृत्ति को सूचित करते हैं, उन्हें आवृत्तिवाचक कहते हैं। यथा दूना, यानी कि दूना, तिगुना, 4 गुना, दोबारा, तिबारा आदि। ठीक है, यहाँ पर आवृत्ति हो रही है कि कोई चीज़ एक नहीं है, 2 गुनी, अपने से 2 गुनी है या अपने से 3 गुनी है, यानी कि जैसे एक है और एक और है तभी तो वो दुगनी है, तो आवृत्ति बोधक। एक बार इसको रिपीट करते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करते हैं या बोध कराते हैं तो उसे आवृत्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। समुदायवाचक। नाम से ही स्पष्ट है, जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दोनों, यानी कि दोनों साथ में होंगे, तीनों साथ में होंगे, चारों साथ में होंगे, और जहाँ पर साथ में होंगे वहाँ पर समूह या समुदाय अवश्य होगा। प्रत्येक बोधक। जो संख्या एक का बोध कराए, समझ रही हैं, जो एक एक की बात करे, तो जो संख्या एक का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक संख्या कहते हैं या प्रत्येक बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देखिए, हर एक, प्रत्येक, एक एक, यहाँ पर एक एक व्यक्ति की बात की जा रही है या एक एक संख्या की बात की जा रही है, प्रत्येक की बात की जा रही है। विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। जब 2 संख्याओं के गुण या अवस्था की तुलना की जाती है तब विशेषण से पूर्व से अपेक्षाकृत की अपेक्षा की तुलना में, मुकाबले में, से कहीं बढ़कर, से बढ़ चढ़कर आदि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब विशेषण की तुलनात्मक अवस्था में, ठीक है, जो शब्द बताए जा रहे हैं, यानी कि सेंटेंस में अपेक्षाकृत, की अपेक्षा, की तुलना में, मुकाबले में, से कहीं बढ़कर, से बढ़ चढ़कर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि तुलना हो रही है। जैसे कि रानी तुम्हारी लड़की से छोटी है, आकाश का घर तुम्हारे घर से बड़ा है, राम की अपेक्षा रवि सुंदर है, सभी लड़कों में अपेक्षाकृत मनोहर तेज है, मोहन के मुकाबले श्याम मोटा है। वाक्य में जो लाल अक्षरों में दिए शब्द 2 संज्ञाओं के गुण और अवस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाते हैं। जब 2 से अधिक संख्याओं के बीच तुलना करते हैं तब सबसे सर्वाधिक आदि का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब 2 से अधिक संख्याओं के बीच तुलना करते हैं तब सबसे सर्वाधिक अधिक का प्रयोग करते हैं। यथा 4 भाइयों में राम सबसे बुद्धिमान है। देखिए, पहले जो मैंने सेंटेंस बताए थे उसमें मैंने बताया था कि राम की अपेक्षा श्याम बुद्धिमान है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक से अधिक यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं। यहाँ पर 4 भाइयों में से राम सबसे बुद्धिमान है। तो जहाँ पर संज्ञाओं की संख्या 2 से अधिक होगी वहाँ पर सबसे और सर्वाधिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मोहन अपनी कक्षा का सर्वाधिक योग्य छात्र है, यानी कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा जो योग्य बच्चा है वो मोहन है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, जब 2 संख्याओं के बीच तुलना होती है तो विशेषण की स्थिति को उत्तमावस्था कहते हैं। जब कहीं कोई तुलना नहीं की गई हो, अर्थात एक संज्ञा पद हो और उनके किसी गुण की चर्चा हो, तब विशेषण की स्थिति में मूल अवस्था कहते हैं। उपरोक्त बताए गए तरीके के अलावा विशेषण की मूल अवस्था में तर या तम लगाकर उसके उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक चार्ट छोटा सा बनाया है, इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं विशेषण की अवस्थाएं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था में अधिक होता है तो उत्तरावस्था में अधिकतर यानी कि तर जुड़ जाता है। उत्तमावस्था में अधिक में तम जुड़ जाता है और बन जाता है अधिकतम। उच्च में तर जोड़ेंगे तो उच्चतर और ये बन जाएगी उत्तरावस्था। उत्तमावस्था में क्या होगा, उच्चतम हो जाएगा। कोमल से कोमलतर और कोमलतम, गुरु से गुरुतर और गुरुतम, सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतम, निम्न से निम्नतर और निम्नतम। ध्यान दीजिएगा, जब तर आएगा तो आप समझ जाइएगा कि उत्तरावस्था है, और जब तम आवेगा तब आप समझ जाइएगा कि उत्तमा अवस्था है। ठीक है, देखिए तर में भी रा है और उत्तरा में भी रा है। तम में भी क्या है, तम में भी क्या है, माँ है, और उत्तमा में भी क्या है, माँ है। तो ऐसे आप समझ जाइएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतर विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो तर से ही उत्तर जोड़ लीजिएगा और उत्तर से बन जाएगा उत्तरावस्था। ठीक है, समझ में आ गया। प्रचलित हिंदी में उच्चतर के स्थान पर ऊंचा, उच्चतम के स्थान पर सबसे ऊंचा का प्रयोग अधिक होता है। आपने देखा होगा कि जो हम लोग हिंदी बोलते हैं उसमें अधिकतर और अधिकतम कम बोलते हैं। इसके स्थान पर ऊंचा और उच्चतम के स्थान पर सबसे ऊंचा शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, जो कि हिंदी की प्रकृति के अनुकूल भी है। उम्मीद है सभी को विशेषण टॉपिक समझ में आया होगा और इसके जो बारीक तथ्य हैं आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। आप सभी से निवेदन है कि जो लोग भी हिंदी व्याकरण समझना चाहते हैं, उनको विशेषण टॉपिक या हिंदी व्याकरण से संबंधित अन्य टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपने वीडियो पर समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है जिसमें हिंदी व्याकरण की श्रृंखला के अंतर्गत जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो निरंतर जोड़े जा रहे हैं। वहाँ से आप सभी श्रृंखलाएँ और उनके भाग प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।